और हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है और स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो क्या होता है, ये हमने डिस्कस आउट किया था, जिसमें हम पढ़ के आए थे कि नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है कि ये वो पीरियड है जो ख़त्म कब होगा, 30 जून 2000 जो भी होगा ख़त्म हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। शुरू होगा 1 जुलाई को, ख़त्म होगा कब जाके 30 जून को, ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। उसके बाद हम देखा था हमने हमारे पास आएगा स्पेशल टैक्स ईयर। वो क्या होता है, जो भी नॉर्मल के अलावा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। हमने ये भी डिस्कशन की थी। अब तीसरा जो हमारे पास रह गया है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। फॉर एग्जांपल हम पहले लेते हैं एक नॉर्मल टैक्स ईयर, शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 को, ख़त्म होगा जाके 30 जून 2024 को। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर हो रहा होगा। आप कहते हैं जी मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे स्पेशल में चाहिए। आप जाके नॉर्मल से कहाँ चले जाते हैं, स्पेशल में। डैट विल बी फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से 31/12/2025। आप यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव हो जाते हैं। अब एक टैक्स ईयर था वो जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, डैट वाज द ओल्ड वन, जिसको हम क्या कह रहे थे, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे थे। ये कौन सा है हमारे पास, स्पेशल टैक्स ईयर है। जब नॉर्मल की बात करेंगे तो जो माजी में था, हम इस ईयर की जो रिटर्न है वो सबमिट करवा रहे होंगे, ठीक है। जो भी इस महीने की, इस अरसे की इनकम थी, उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता था, हम सारा क्या करेंगे, हम सारा जो है वो सबमिट करवा देंगे। फिर फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे मूव हो गए हैं तो फ्यूचर में भी यहाँ से यहाँ की इनकम का हम टैक्स जो है वो जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आप जब हम यहाँ से यहाँ पे मूव हो गए हैं तो क्या ये गैप जनरेट नहीं हुआ, 1 जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, क्या ये बीच में टाइम पीरियड नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, बताएं, आ रहा है। तो क्या इन 6 महीने हमने कोई इनकम नहीं कमाई होगी, बिजनेस भी किया होगा, पैसे भी आ रहे होंगे, इनकम भी कमाई होगी, तो क्या हमें इन 6 महीने की इनकम वगैरह को डिक्लेयर करने की, इन 6 महीने की इनकम के ऊपर टैक्स को पे करने की नीड है कि नहीं है, है। तो रिमेंबर, अब ये जो टाइम पीरियड जनरेट हुआ है ना, ये वाला जो इसके और इसके दरमियान में है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह रहे होंगे ये मेरा क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ये मेरा क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। क्यों, बिकॉज ट्रांजिशन हुई है, एक टैक्स ईयर जो नॉर्मल था उससे हम कहाँ मूव हो गए हैं, स्पेशल में मूव हो गए हैं। तो जब हम यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गए हैं, उसकी वजह से जो ये गैप क्रिएट हुआ था वो मेरा क्या कहला रहा होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब सवाल ये है, इसका हमने असूल पढ़ा था कि इसको डोनेट करेंगे जिस ईयर एंड पे फॉल कर रहा होगा उससे। तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा हमारे पास, 24 होगा। इसका असूल क्या था कि ईयर एंड के बाद जब जून आएगा उसमें देखना, तो जून कब आ रहा है, 2026 में, ये हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2026 कहलाएगा। तो ये कौन सा होगा, इसका भी असूल वही है। ईयर एंड के बाद जून कब आ रहा है, 25 में, इसको भी हम किससे शो करेंगे, 2025 से ही शो कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास टैक्स ईयर जो है वो 3 तरह के हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो हमारे यहाँ पे कंसीडर होते हैं। इज दैट क्लियर। अब पेपर में 4 नंबर का सवाल है और ये पेपर में आई गेस 3 से 4 दफ़ा आया भी हुआ है। इससे मिलता जुलता सवाल जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आता है। इसको ज़रा हमने देखना है कि चेंज इन टैक्स ईयर होता कैसे है। हम यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ रहे हैं कि जी नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे हम मूव कर सकते हैं, हम स्पेशल से नॉर्मल पे आ सकते हैं, बट कैसे आएंगे उसका प्रोसेस जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि अगर हमने टैक्स ईयर में चेंज करना है, अगर हमारा टैक्स ईयर जो है वो चेंज होना है,
वो किस तरह से होगा उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। रिमेंबर, हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। मतलब पहले आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप कहाँ मूव कर सकते हैं? स्पेशल में। हम स्पेशल टैक्स ईयर से वापस नॉर्मल पे भी जा सकते हैं, हमें अलाउ है। या हम एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे भी जा सकते हैं। इस तरह की सारी शिफ्टिंग जो है, इस तरह का सारा जो ट्रांसफ़र है, वो हमें क्या है? अलाउ है कि हम एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में जा सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है वो देखना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाके उस पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा कमिश्नर को। क्या करना पड़ेगा? कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई का मतलब क्या है कि उसको जो एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी, रिटन एप्लीकेशन होती है। उसमें बताएगा कि जी मुझे नॉर्मल से स्पेशल में मूव कर दें, या स्पेशल से वापस नॉर्मल में मूव कर दें, या स्पेशल से एन अदर स्पेशल में मूव कर दें। वो क्या करेगा उस एप्लीकेशन में बताएगा। और जब एप्लीकेशन लिखेगा तो इस एप्लीकेशन में वो क्या करेगा, जो उसकी कंपेलिंग नीड है टू चेंज टैक्स ईयर, वो क्या करेगा? शो करेगा कि मुझे ज़रूरत क्या है, मैं क्यों टैक्स ईयर चेंज करवाना चाह रहा हूँ। वो नीड, वो ज़रूरत जो है वो भी क्या करेगा? उस एप्लीकेशन में बताएगा। अब इसने लिख दी दरख्वास्त एप्लीकेशन के पास। अब ये एप्लीकेशन किसके पास आ गई है? कमिश्नर के पास आ गई है। किसके पास आ गई है? कमिश्नर के पास आ गई है। अब कमिश्नर के पास ना अथॉरिटीज़ क्या है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कि कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसने अप्लाई किया टैक्स ईयर चेंज करने के लिए, कमिश्नर ने पकड़ी एप्लीकेशन, इसने एक्सेप्ट कर दी। जैसे ही कमिश्नर इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देगा, वो क्या कर देगा? उसका टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर देगा। इसको नोटिस इशू कर दिया जाएगा तमाम लोगों को कि जी फलाने बंदे का टैक्स ईयर जो है वो आज से क्या हो गया है? चेंज हो गया है। आज से ऑनवर्ड जो है वो इसी टैक्स ईयर में मूव कर रहे होंगे। तो कमिश्नर जो है वो ये काम करके दे रहा होगा। दूसरा क्या है? कमिश्नर जो है इसकी क्या कर दे? एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे कि जी नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन रिजेक्ट ऐसे नहीं करेगा, बल्कि रिजेक्ट करने से पहले क्या करेगा? उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। मतलब उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा। ठीक है, उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा, और जब सुन लेगा फिर क्या कहेगा? नहीं जी नहीं, मैंने इनकार कर देना उसने। तो सुन के इनकार करेगा, मतलब डिस्ट्री तो करेगा, लेकिन पहले बुलाएगा, आपको प्रॉपर कहेगा प्रेजेंट करें अपना केस। अब अपना केस प्रेजेंट करके देंगे, सारा सुनने के बाद कहेगा सॉरी नहीं कर सकता मैं। तो लेकिन वो आपको पहले बुला के इनकार करेगा, अदरवाइज इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, कमिश्नर अगर इनकार कर दे तो क्या हम ऐसे ही बैठ जाएंगे? आंसर इज नो। हम क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर कमिश्नर ने इनकार कर दिया, टैक्स ईयर चेंज ना किया, तो हम अपील करेंगे। और अपील किसके पास लेके जाएंगे? FBR के पास, बोर्ड के पास लेके जाएंगे। और जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते। और तीसरा है कि कमिश्नर ने पहले ही आपको ये फैसिलिटी अलाउ की हुई थी। मतलब ऑलरेडी पहले से ही कमिश्नर ने आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था। स्पेशल टैक्स ईयर आप इंजॉय कर रहे थे, या किसी भी आप इस तरह की फैसिलिटी इंजॉय कर रहे थे। अब कमिश्नर चाहता है कि वो आपकी फैसिलिटी को विड्रॉ कर दे, ख़त्म कर दे। आप पहले माजी में गए थे, आपने अप्लाई किया था, आप नॉर्मल टैक्स ईयर से मूव हो गए थे स्पेशल टैक्स ईयर में, कमिश्नर ने आपको अलाउ कर दिया था। लेकिन अब कमिश्नर चाह रहा है कि वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दे। तो वो क्या करेगा? वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसको कंप्यूटर में एंट्री करनी है, सिस्टम में करनी है। लेकिन उसके लिए भी क्या करेगा? वो सबसे पहले आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, और सुनने के बाद क्या कहेगा कि मैंने जो आपको फैसिलिटेट किया था, मैं क्या कर रहा हूँ? इनकार कर रहा हूँ। मतलब इसको कहते हैं बुला के जलील करना। बुलाना भी है, सुनानी भी है, और फिर भी हमारा काम नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अब इस प्रोसेस को याद रखना है आपने। देखिए, कहता है जी पर्सन जो नॉर्मल टैक्स ईयर में इस्तेमाल कर रहा है वो स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकता है।
पर्सन जो स्पेशल टैक्स इस्तेमाल कर रहा है वो नॉर्मल में भी जा सकता है। अब कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, वो उसका टैक्स ईयर चेंज कर देगा, कुछ कंडीशंस वगैरह लगा के कि ये कंडीशन फुलफिल कर दो, मैं तुम्हारा टैक्स ईयर क्या कर दूंगा, चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर कमिश्नर ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होगी तो वो क्या करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, बुलाएगा, कहेगा जी आए बात करें, क्या बताना है आपने। सुनने के बाद क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट कर देगा तो इसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हो आप, FBR में अपील लेके। और FBR का जो केस है वो फैसला जो है वो क्या होगा, फाइनल होगा। FBR के फैसले के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील पे नहीं जा सकते। अगर कमिश्नर ने पहले आपको फैसिलिटेट किया हुआ है तो फिर क्या कर सकता है, वो आपकी फैसिलिटी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, वो पहले आपको बुलाएगा, सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, आपकी वो फैसिलिटी को ख़त्म कर देगा। उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू में जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे, FBR के पास। तो ये 4 से 5 बातें हैं। नंबर 1 कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। नंबर 2, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 3, एप्लीकेशन में क्या करनी पड़ेगी, कंपेलिंग नीड जो है वो शो करनी पड़ेगी। नंबर 4, अब कमिश्नर के पास ऑप्शंस आ गए हैं। क्या, यहाँ तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो नोटिस इशू कर देगा कि जी इस बंदे का आज से टैक्स ईयर क्या हो गया है, चेंज हो गया। नंबर 5, अगर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट करने से पहले वो क्या करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, बुलाएगा, सुनेगा। सुनने के बाद वो क्या करेगा, इनकार है। और अगर वो इनकार कर दे तो आप अपील के खिलाफ अपील पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, FBR के पास जाएंगे। FBR का फैसला जो है वो क्या होगा, फाइनल होगा। FBR के फैसले के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील पे नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर उसने पहले ही आपको कोई परमिशन अलाउ की हुई थी, आप ऑलरेडी स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे, और वो उसको अगर विड्रॉ करवाना चाहता है, वो फिर क्या करेगा, आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। सुनने के बाद क्या करेगा, आपको फिर कहेगा भाईजान बड़ी मौजें हो गई हैं, शाबाश जाते हो, ये हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये चेंज इन टेक्सचर का प्रोसेस है, इसको हमने क्या करना होता है, लेकर चलना होता है। इज दैट क्लियर? इससे एक दफ़ा रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। मौजूद यार मार्कर ख़त्म हो गया होगा, इसे ख़त्म ये भी हो गया होगा। इससे एक दफ़ा रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। पर्सन किसे कहते हैं? हर शय आइंदी है ना, हर बंदा को, हर चीज क्या है, पर्सन। चलें जी, पर्सन किसे कहते हैं बताएं जरा। इंडिविजुअल, ओके। पर्सन में क्या कुछ आएगा, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हमारे पास आता था कौन कौन सा, अबे फेडरल, पहले अपने तो पूरी कर लो, सीधा फॉरेन पे चले जाते हो, फिर नारे मारते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल आती है, लोकल नहीं आती इसमें। और फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीजन जो है वो सारी के सारी इसमें आ रही होती हैं। तो ये पर्सन है, ठीक है। ये हमको तो पता होगा कि टेक्स्ट में जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा उससे बाद इंडिविजुअल होगा, AOP होगी, कंपनी होगी, गवर्नमेंट होगा। अगर उससे कहीं भी AOP का वर्ड लिख दिया है तो पर्टिकुलरली किसके लिए बात हो रही होगी, AOP के लिए बात हो रही होगी। कहीं पे कंपनी का वर्ड लिखा है तो किसके लिए बात करें, स्पेसिफिकली कंपनी के लिए। कहीं पे इंडिविजुअल का वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की। कि अगर कहीं पे पर्सन का वर्ड लिखा हुआ है ना तो सबकी बात जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम।
देखिए, हमने अपने इनकम को ना जियोग्राफिकली, मतलब जगह के लिहाज से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है दो सोर्सेज में। एक है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा है हमारे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। प्लेस के लिहाज से ना, जगह के लिहाज से हमने अपने इनकम को दो सोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। एक मेरे पास क्या है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, और दूसरे मेरे पास क्या है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में क्या फ़र्क होगा? वैसे हम एज ए ले मैन के तौर के ऊपर पूछता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है, ये वो इनकम है जो हमने कहाँ से कमाई है, जो हमने पाकिस्तान से कमाई है। मतलब अगर ये पाकिस्तान का नक्शा है, ओहो सानिया 9 में मेरे साथ भी हो जाना था अभी, पाकिस्तान की हदूद मतलब बाउंड्रीज, अब मैं बाउंड्रीज बना दूंगा। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एसेट से, पाकिस्तान की वेल्थ में है या पाकिस्तान से सैलरी कमा रहे हैं। एक वो है जो पैसे आपने कहाँ से कमाए हैं, पाकिस्तान से, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, रेंट कमा रहे हैं, यहाँ पे आपके एसेट्स हैं, वो बेच के पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, डिविडेंड कहाँ से ले रहे हैं, पाकिस्तान से। मतलब वो सारे कहाँ से कमाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से। इसे हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, जो आप कहाँ से कमा रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से। जैसे आपके फ्लैट लंदन में है तो इनकम कौन सी है हमारी, ये फॉरेन सोर्स है। अगर आपके फ्लैट लंदन में है, रेंट पे दिए हुए रहते पाकिस्तान है, तो वो जो रेंट आएगा वो कौन सी कहलाएगी, आपकी फॉरेन सोर्स। आपने किसी कंपनी में, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है एप्पल में, आप बहुत ही अमीर से, आपने एप्पल के शेयर्स बाय किए हुए हैं, आपको डिविडेंड आ रहा है, कौन सी इनकम होगी, फॉरेन सोर्स इनकम होगी। उसके अलावा आप नौकरी पाकिस्तान से बाहर करते हैं, 2-3 माह नौकरी करके आ जाते हैं वापस, सैलरी आपको पाकिस्तान मिलती है, कौन सी इनकम होगी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होगी। यूट्यूब के पैसे कमा लें, कौन से आएंगे, फॉरेन में। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। लोकल जो पैसे देंगे वो आपकी कौन सी इनकम कहलाएगी, पाकिस्तान। जब आपको बाहर से पैसे आए हैं वो कौन से कहलाएगी, आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि जियोग्राफिकली तो हमें पता है कि ये इनकम पाकिस्तान से कमाई गई है और ये इनकम हमने फ़ॉरेन से कमाई है। क्वेश्चन ये है कि इस इनकम की जब हमने टैक्स लगाना है, इस इनकम को जब हमने टैक्सेशन करनी है, इसका टैक्सेशन का असूल क्या है वो हमने देखना है। रिमेंबर, जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, जो हमारे पास पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या होती है, ऑलवेज टैक्सेबल। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है हमारी, हमेशा टैक्सेबल होती है। जब पाकिस्तान से पैसा कमाओगे ना, आपने उसके ऊपर टैक्स पे करना ही करना है। और टैक्स पे करने का मतलब क्या होता है कि टैक्स हमने पाकिस्तान में पे करना है। ये टैक्स हमने कहाँ पे करना है, ये टैक्स हमने पाकिस्तान में जो है वो पे करना है। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम आती। आप पाकिस्तान से पैसे कमाएंगे तो ये क्या होंगे, हमेशा टैक्सेबल रहेंगे। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, कि जो पाकिस्तान से हम पैसे जो पाकिस्तान से बाहर से हम पैसे कमा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है। रिमेंबर, पाकिस्तान जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है ये सिर्फ टैक्सेबल होगी रेजिडेंट के लिए। किसके लिए, रेजिडेंट के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी? रेजिडेंट के लिए। जो बंदा रेजिडेंट है उसके पास अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है तो वो टैक्सेबल है। अगर वो बंदा रेजिडेंट नहीं है तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल होती है, चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप रेजिडेंट नहीं हैं। लेकिन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? सिर्फ किसके टैक्सेबल है? रेजिडेंट की ही टैक्सेबल होती है। इसका मतलब इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए हमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं देखना कि जी आप पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप बेशक एलियन भी क्यों ना हो, अगर आप पाकिस्तान में आके रेजिडेंट हो गए हैं, आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो असूल क्या है? रेजिडेंट होना। अब रेजिडेंट का मतलब क्या है, कोई बताएगा? क्या? रिहायशी। 182 डेज वाला, ओके। तो रेजिडेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जो कोई क्वेश्चन हमारा रेज होता ही नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो और अगर बंदा नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स लिया जाएगा? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो और बंदा नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स लिया जाएगा? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो और बंदा नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स लिया जाएगा? लिया जाएगा। बिकॉज अभी ये लिखा था कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है ये ऑलवेज टैक्सेबल है। ये क्या है? हमेशा टैक्सेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं। आपको पाकिस्तान से जो इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है? हमेशा टैक्सेबल होती है, चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप रेजिडेंट नहीं हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये असूल याद रखना। जो है ना रेजिडेंशियल स्टेटस, वो हम बेसिकली किसके लिए डिटर्मिन कर रहे हैं? ये किसके लिए देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं फॉरेन सोर्स के लिए। बिकॉज अगर वो रेजिडेंट है तो इसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो पे नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप बेशक बिल गेट्स है, बिल गेट्स बैठा हुआ यूएसए में, अगर उसने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं ना, उसका यहाँ पे टैक्स पे होगा। नरेंद्र मोदी इंडिया में बैठा हुआ है, यहाँ से अगर पैसे कमा रहे हैं ना पाकिस्तान से, तो क्या होगा? उसका टैक्स जो है वो पे हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है हमने याद रखनी होती है कि अगर पाकिस्तान से हम पैसे कमा रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो हमेशा टैक्सेबल रहेंगे। उसके लिए कोई रूल, कोई इफ एंड कोई बट्स कुछ भी नहीं हम देख रहे होते। किसके लिए देखेंगे? हम देखेंगे जो हमारे पास फॉरेन इनकम है। जैसे मियाँ साहब जो हैं, अब उनके फ्लैट कहाँ पे हैं? अब अगर वो लेट्स टेक एन एग्जांपल अपने फ्लैट रेंट पे दे देते हैं तो पैसे तो आ रहे हैं। अब उनके उन पैसों के ऊपर टैक्स लेना है कि नहीं लेना, उसका फैसला कहाँ से करेंगे? उसका फैसला करने के लिए हम क्या देखेंगे? मियाँ साहब का रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे होंगे। अगर मियाँ साहब रेजिडेंट हुए तो उनकी वो वाली फॉरेन इनकम के ऊपर भी हम टैक्स ले लेंगे, कि अगर मियाँ साहब रेजिडेंट ना हुए तो हम टैक्स नहीं ले रहे होंगे। जैसे प्रैक्टिकली वो जो फ्लैट्स हैं मियाँ साहब के, वो बबलू के नाम है, ऐसे ही है ना? फ्लैट्स किसके नाम है? बबलू के। अब बबलू कभी पाकिस्तान में आके रहा है? बबलू बेटे, क्या बबलू रहा है पाकिस्तान में आके कभी भी? वो तो बाहर रहता है, फ्लैट भी उसके हैं, इनकम भी उसकी है। तो वो जब वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही नहीं हो रहा तो क्या उन फ्लैट्स पे हम टैक्स ले सकते हैं?
कभी भी नहीं ले सकते। इसका मतलब वो जो हमें है ना कहानियाँ कि करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, खा गए, भाई वो इस रूल के मुताबिक ना उन्हें खुद हमने क्या किया हुआ है, एग्जाम्प्ट किया हुआ है। लीगली तौर के ऊपर वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, लीगली तौर के ऊपर कोई गलत काम नहीं हो रहा, बिकॉज लॉ कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के, फिर आपकी जितनी भी फॉरेन इनकम है आपने क्या करना है, उसका टैक्स पे करना है। अगर आप रेजिडेंट ही नहीं हैं तो फिर आप कोई किसी किस्म का टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे फॉरेन इनकम के ऊपर। पाकिस्तान पे जो है उस पर तो पे करना ही करना है। अगर बबलू की शुगर मिल पाकिस्तान में है ना, तो बबलू इस शुगर मिल के ऊपर टैक्स पे कर रहा होगा। उसका अगर डेयरी फार्म पाकिस्तान में है तो वो अपने उस पाकिस्तान के डेयरी फार्म के ऊपर क्या कर रहा होगा, टैक्स पे कर रहा होगा। पाकिस्तान से कमा रहे हो, रेजिडेंट नहीं भी हो, बाहर बैठे हुए, कोई मसला नहीं है, पैसा पाकिस्तान से है ना, ये टैक्स ले लेंगे। क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है, जो बाहर कमा रहे हो, उसके लिए क्या असूल है, उसके लिए असूल क्या है, हमें रेजिडेंट देखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो गया तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? करेगा, फिर उसको हम यहाँ पे टैक्स रिबेट देंगे, टैक्स क्रेडिट जो है वो दे रहे होंगे। चलें जी, पहले हम देखते हैं, अब वन बाय वन हमारे पास पर्सन लिखे हुए हैं, तो हम पर्सन्स का ना वन बाय वन देखते हैं क्राइटेरिया कि कैसे कोई भी पर्सन जो है वो रेजिडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट में हम बात करेंगे जो हमारी अपनी है गवर्नमेंट्स है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। रिमेंबर, गवर्नमेंट जो है ये क्या है, ऑलवेज रेजिडेंट। हुकूमत क्या होती है, हमेशा रेजिडेंट होती है। पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी वफाकी हुकूमत है, ये हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट होगी। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हुकूमत हमेशा रेजिडेंट है। तो रिमेंबर, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या होंगे, ऑलवेज रेजिडेंट। जो मुलाजमीन है ना, जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जितने भी सरकारी अफसर्स हैं, वो भी क्या होंगे, हमेशा रेजिडेंट ही रहेंगे। इसके लिए तो कोई क्राइटेरिया हमने नहीं पढ़ना होता। जहाँ पे हुकूमत का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा रेजिडेंट है। अब क्राइटेरिया इन तीनों का हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एओपी की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। अब एओपी क्या होती है, एओपी, रिमेंबर एओपी में क्या कुछ शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, a Hindu undivided family or artificial judicial person or anybody formed as an AOP under foreign law except company। तो ये AOP की डेफिनेशन है कि AOP क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या मतलब है, जब लोग जो है मिल के काम कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह जो है वो रन कर रहे होते हैं वो। अब टेक्स्ट में जहाँ पे भी एओपी की डेफिनेशन आ जाएगी ना, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है कि उसमें एओपी शामिल है, फर्म शामिल है। फर्म क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं मिलके काम कर रहे होते हैं। फर्म हो गया, जॉइंट वेंचर्स वगैरह हो गए, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह हो गई, ये सारी किसका पार्ट बन रही होती हैं, इसको हम एओपी कह रहे होते हैं। उसके अलावा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है,
अब जो हिंदू फैमिली का इस तरह का सर्कल होता है कि सारे जो है मिलके कारोबार कर रहे होते हैं, वो इनका होता है कुछ स्ट्रक्चर। जो इनका टॉप पे होता है बंदा, उसे करता कहते हैं ये, जो उनका टॉप रेट होता है दद्दा जी। नीचे सारे क्या होते हैं इसके, वो धड़ता वगैरह होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो फिर जो दादे ने काम कह दिया वही होगा, बेशक दादे को कुछ ना बताओ, लेकिन वो एक प्रॉपर इनका ट्री बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है जिसके तहत ये काम कर रहे होते हैं। और देखा जाए तो ये बड़ा जॉइंटली ओन्ड बिजनेस करते हैं। आपने अक्सर बॉलीवुड की मूवीज़ देखा होगा, मर जाते हैं किसी भी फॉरेनर को या किसी बाहर वाले को ला के अपने कारोबार में डालते, वो बाप से बेटा, बेटे से पोता एंड सो ऑन, सारे मिलके कारोबार कर दो, चाचे ताए सारे मिलके बैठे होते हैं। तो अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और वो एज अ फैमिली के तौर पर बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस क्या ट्रीट होगा, फिर वो AOP ही ट्रीट हो रहा होगा। और उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब बाय लॉ अगर कोई पर्सन क्रिएट हुआ है, बाय लॉ कोई इदारा क्रिएट हुआ है, उसे AOP अगर कह दिया गया है अदालत ने, तो वो भी क्या होगी, AOP ही होगी। उसके अलावा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई भी बॉडी, कोई भी इदारा जो किसी फॉरेन लॉ के तहत क्रिएट हुआ है और वो एज अ AOP क्रिएट हुआ है, वो भी हमारी क्या कंसिडर होगी, AOP ही कंसिडर हो रही होगी। बस इसमें एक चीज़ नहीं आती, वो कौन सी है, कंपनी। कंपनी के अलावा ये सारा कुछ क्या है हमारा AOP कंसिडर हो रहा होगा। अब AOP में क्या कुछ आएगा, अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी बॉडी फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो डेफिनेशन याद करनी है, क्या कुछ शामिल होगा, शामिल AOP इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी बॉडी फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ एक्सेप्ट कंपनी। तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह होती हैं, जहाँ जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं, ये रेजिडेंट कब होंगे। अब एक कंपनी है, एक जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये ऑडिट फर्म्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल्स करने जाने हैं, और क्वालिफाई हो गया कैफ, अब वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा वहाँ से भी आ रहा है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है। अब सवाल है कि हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि कौन सी AOP जो है वो रेजिडेंट है या नहीं है। देखिए इसका सबसे आसान असूल यही है कि अगर किसी भी AOP का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब पार्टनर्स और मैनेजमेंट जो भी हैं, पार्टली मतलब एक आधा पार्टनर, एक आधा मैनेजमेंट, या होली सारे के सारे पार्टनर या सारे के सारे मैनेजमेंट, अगर एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद हुए, हम क्या कहेंगे, इस AOP को क्या मानेंगे, रेजिडेंट AOP मान रहे होंगे। जैसे टेक एन एग्जांपल, आपका टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ, ख़त्म होगा 30 जून 2024 को। इस टैक्स ईयर में अगर इवन फॉर वन डे, एक दिन के लिए भी किसी भी AOP का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, पार्टनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, पूरी मैनेजमेंट पार्टनर या उनमें से एक आधा बंदा पार्टनर्स का या एक आधा बंदा मैनेजमेंट का, अगर उसका स्टे पाकिस्तान में हुआ, स्टे से मुराद है यहाँ पे अगर उन्होंने एक आधी ऑफिशियल मीटिंग कर ली पाकिस्तान में, तो ये AOP क्या कंसिडर हो जाएगी, रेजिडेंट कंसिडर हो जाएगी। फिर इस साल, जिस साल AOP रेजिडेंट कंसिडर हुई है, अगर इस साल उसकी कोई भी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आई है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो पे कर रही होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा एक और चीज़, ये असूल कभी भी ऐसा नहीं है कि जी अगर एक बंदा रेजिडेंट हो गया एक दफ़ा तो ताउम्र रेजिडेंट ही रहेगा। आप इस साल रेजिडेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे, आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, एंड सो ऑन चल रहा होगा। तो असूल क्या है AOP का, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली अगर पाकिस्तान में सिचुएटेड रहती है, एक दिन के लिए भी रही ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, कितने रखते हैं, कल हमारे पास 2 पर्सन रह जाएंगे, कल हमारा चैप्टर ये वाला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसके फिर साथ ही पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी कर रहे होंगे। मौसम इस चैप्टर का इनको हैंडआउट्स दे देना यार लाजमी, कल इसके हमने पास्ट पेपर साथ ही करने हैं, तो दे देना लाजमी।